हेलो एवरीवन। सो यार आज की वीडियो में हमें क्लासिकल प्रॉब्लम करने वाला है बैक ट्रैकिंग के ऊपर, जो कि है एन क्वीन प्रॉब्लम। और यकीन मानो, अगर आज की वीडियो तुम्हें अच्छे से समझ आती है, ये वाली प्रॉब्लम अच्छे से समझ आती है, तो एन क्वीन के जितने भी वेरिएशंस हैं, मैं शायद एक या फिर दो वेरिएशन और करवाऊँ एन क्वीन के। तो वो प्रॉब्लम्स करने के लिए तुम्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फेस करोगे, तुम आसानी से सीख जाओगे कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुए। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अटेंशन के साथ पूरी वीडियो को देखना, कोडिंग पार्ट भी देखना अगर कोड खुद से ना कर पाओ तो। सो ये जो एन क्वीन प्रॉब्लम है आज की, ये भी यूवे की साइड से मैंने लिया है एन क्वीन प्रॉब्लम। और यूवे की साइड पे मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ यार, क्योंकि जितने भी लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वीक है, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन पुअर हो, वो कर नहीं पाते जल्दी इम्प्लीमेंट, तो प्लीज़ यूवीए की प्रॉब्लम ज़रूर ट्राई करना। इस प्रॉब्लम के अंदर ही तुम्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा वर्क है कि इसके जो सैम्पल इनपुट और आउटपुट हैं, आउटपुट को ढंग से प्रिंट करवाने में ही तुम्हारा काफ़ी दिमाग और टाइम लग जाएगा इस प्रॉब्लम के अंदर। क्योंकि ये इजी नहीं फॉर्मेट में होगा, जैसे कोड फोर्सेस में तुम्हें अक्सर दिखेगा, ये थोड़ा मुश्किल फॉर्मेट होता है। एक स्पेस की गलती से भी हमारा प्रॉब्लम इसमें रॉन्ग आंसर दे देता है, तो यूवीए में ये दिक्कत होती है। लेकिन ये चीज़ हमारी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देती है। तो यार प्रोसीड करते हैं विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट की प्रॉब्लम में हमारे को दिया क्या गया है। तो सिंपल हमें एक चेस बोर्ड दिया गया है, और उस चेस बोर्ड में हमें फर्स्ट क्वीन, हमें 8 क्वींस प्लेस करनी है इस चेस बोर्ड के अंदर, जैसा कि क्लासिकल प्रॉब्लम में होता है। हमें एक क्वीन की पोजीशन पहले से ही गिवन होगी, यानी कि मान लो अगर ये सेल मुझे गिवन है इनपुट के अंदर, तो पहली क्वीन मेरी यहाँ पे प्लेस्ड है। अगर मेरी पहली क्वीन यहाँ पे प्लेस्ड है, तो बाकी की 7 क्वीन मैं कौन कौन से जगह पे रख सकता हूँ, वो सॉल्यूशन मुझे प्रिंट करवाना है। तो मान लो कि एक सॉल्यूशन हुआ कि मैंने यहाँ पे, मेरा एक पहले से ही प्लेस्ड है, बाकी की 7 मेरी किसी रैंडम पोजीशंस पे प्लेस्ड है, ये एक सॉल्यूशन हुआ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही रैंडम प्लेसेस जो हुए वो सिंगल सॉल्यूशन हो, यानी कि अगर मेरी कोई एक क्वीन यहाँ पे प्लेस्ड है, तो उसके बाकी 7 क्वीन प्लेस करने के मल्टीपल प्लेसेस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेल पे अगर एक क्वीन प्लेस्ड है, तो उसके जितने भी सॉल्यूशन है वो हमें सारे प्रिंट करने हैं। इनपुट फॉर्मेट इसका इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हमें टेस्ट केस गिवन होगा, फिर उसके बाद ब्लैंक लाइन होगी, फिर उसके बाद हमें सेल की लोकेशंस दी गई होंगी। लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर जो हमारा पहला सेल होगा वो 1 1 से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रो स्टार्टेड विद 1 एंड कॉलम स्टार्टेड विद 1। तो हमें पहला क्वीन जहाँ पे प्लेस है उसकी पोजीशन इनपुट में मिल जाएगी। तो आउटपुट फॉर्मेट किस हिसाब से हमारा होने वाला है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि आउटपुट फॉर्मेट इसका डिफरेंट है। तो आउटपुट फॉर्मेट जैसे होगा कि मान लो कि हमारे सॉल्यूशंस, ये 5 सॉल्यूशंस हुए बोर्ड के, जिसमें 1 रिप्रेजेंट करता है कि मेरा उस रो के उस कॉलम पे क्वीन प्लेस्ड है, यानी कि फर्स्ट कॉलम में मेरे फर्स्ट रो पे क्वीन प्लेस्ड है, सेकेंड कॉलम में मेरे फिफ्थ रो पे क्वीन प्लेस्ड है, एंड सो ऑन। तो मेरे को ये बोर्ड पोजीशन ऐसे प्रिंट नहीं करानी है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर मेरे को क्या प्रिंट करवाना है, सॉल्यूशन हैश कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कॉलम्स बोर्ड के मैं पहले ऐसे लिख दूंगा। और मेरे को 1 1 मिला था इनपुट के अंदर, यानी कि पहली क्वीन मेरी 1 1 पे प्लेस्ड है, तो बाकी क्वीन मेरी कहाँ पे प्लेस्ड होंगी, तो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो में पहली क्वीन प्लेस्ड है, सेकेंड कॉलम के फिफ्थ रो में सेकेंड क्वीन प्लेस्ड है। यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हम ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे कि फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा कैसा है, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो पे क्वीन प्लेस्ड है, सेकेंड कॉलम के फिफ्थ रो पे क्वीन प्लेस्ड है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि सेकेंड कॉलम के फिफ्थ रो पे क्वीन प्लेस्ड है, थर्ड कॉलम के एट्थ रो पे क्वीन प्लेस्ड है, तो थर्ड कॉलम के एट्थ रो पे, यानी कि हर एक सॉल्यूशन के लिए हमें 8 इंटीजर प्रिंट करवाने हैं, और ये सारे हमारे रो नंबर हैं इस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के। यानी कि इस वाले बोर्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करवाएंगे आउटपुट के लिए। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये तो हम कोडिंग पार्ट में देख ही लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम की लॉजिक कैसे बिल्ड होती है, मतलब पहले क्या सोचना चाहिए तुम्हें। तो कभी भी कोई तुम्हारा गेमिंग प्रॉब्लम हो, चेस प्रॉब्लम हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले तुम्हें उनके जनरल रूल्स पता होने चाहिए। यानी कि हम क्वीन की बात कर रहे हैं कि हमें क्वीन प्लेस करनी है इस तरीके से ताकि कोई भी एक क्वीन किसी दूसरे क्वीन को अटैक ना करे। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्वीन मूव कैसे करती है। अगर तुम्हें ये पता है कि क्वीन मूव कैसे करती है, तो तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या कंडीशन होगी हमेशा चेक करने की कि क्या कोई क्वीन दूसरे क्वीन को अटैक तो नहीं कर रही, यानी कि क्या ये पर्टिकुलर सेल हमारा सेफ है
कि नहीं है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम में इस तरफ हमें प्रोसीड करना चाहिए कि वो कंडीशंस क्या होंगी जिससे हम पता लगा पाएँ कि ये सेल सेफ़ है कि नहीं है। हमें किस सेल में क्वीन रखना है ये वाली चीज़ तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले ये चेक कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी कि हर एक स्टेप में अगर हम देखना चाहें कि क्या इस सेल में हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो ये कंडीशन चेक होगी। तो सबसे पहले हम इसको बिल्ड करेंगे। लॉजिक समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा चेस बोर्ड बना रखा है। यहाँ पे मेरी एक क्वीन प्लेस है, तो क्वीन की मूवमेंट जिनको नहीं पता, तो क्वीन स्ट्रेट चल सकती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेफ्ट राइट चल सकती है एंड डायगनल भी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायगनल वो चल सकती है। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं कि क्वीन हमारी किसी दूसरे क्वीन को अटैक कर रही है कि नहीं कर रही। तो कोई भी क्वीन अगर किसी दूसरे क्वीन के सेम रो में होगी या सेम कॉलम में होगी तो वो हमेशा अटैक करेगी। ये चीज़ चेक करना तो बहुत आसान है कि या तो कॉलम सेम हो या तो रो सेम हो, ये चीज़ तो हम चलो चेक कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे ये चेक करना हो कि क्या वो उसके डायगनल पे है कि नहीं है, तो ये हम कैसे चेक करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जिसमें क्वीन के बारे में बात होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जिसमें बिशप्स भी आ जाते हैं। बिशप्स होते हैं वो डायगनली चलते हैं, तो उस केस में भी तुम्हें डायगनल की कंडीशन याद रखनी है, आज मैं बता रहा हूँ। तो डायगनल में तुम एक बात नोटिस करोगे कि अगर मैं ऊपर की साइड जाता हूँ तो रो मेरा एक डिक्रीज़ होता है और कॉलम मेरा एक डिक्रीज़ होता है। अगर मैं इधर की तरफ जाता हूँ तो रो मेरा एक डिक्रीज़ होता है, कॉलम एक इंक्रीज़ होता है। नीचे की तरफ जाता हूँ तो दोनों एक एक से इंक्रीज़ होते हैं। इधर की तरफ जाता हूँ तो कॉलम एक से डिक्रीज़ होता है, रो एक से इंक्रीज़ होता है। यानी कि जो चेंज हमारा आता है डायगनल के अंदर वो रो वाइज और कॉलम वाइज हमेशा सेम रहता है। यानी कि कोई मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो इसकी रो और इसके रो में जो डिफरेंस होगा, इसके कॉलम और इसके कॉलम में डिफरेंस, यानी कि रो दोनों के रो के डिफरेंस और दोनों के कॉलम का डिफरेंस वो हमेशा सेम होगा, तभी वो दोनों सेम डायगोनल पे लाए करेंगे। वो सेम क्यों होगा मैंने ये पहले बता दिया, क्योंकि चेंज जो भी आएगा, अगर मैं इस क्वीन को उठा के यहाँ पे रखूँगा तो रो में भी 3 का चेंज आएगा। यहाँ से ये 1 2 3 यहाँ पे गया और कॉलम में भी 1 2 3 यहाँ पे गया, यानी कि 3 कॉलम इसने ट्रेवर्स करे और 3 रो इसने ट्रेवर्स करे। तो यानी कि रो चेंज और कॉलम चेंज तुम्हारा सेम होता है डायगोनल मूवमेंट में। तो डायगोनल सेम है कि नहीं, तो उन दोनों के डिफरेंसेस ले लो। रो के डिफरेंसेस अगर कॉलम के डिफरेंसेस के इक्वल आते हैं तो यानी कि वो सेम डायगोनल है। तो सबसे पहले तो हमारा यही स्टेप हो गया कि हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे हमारी वो जो सेफ कंडीशन होती है क्वीन की वो क्या है। तो हमने ये चीज़ अच्छे से समझ लिया है। गैस किसी को डाउट हो इस चीज़ में तो वो कमेंट डाउन कर सकता है। उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि यार हम किस फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं। हम कॉलम फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं, हम रो फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कॉलम फॉर्मेट या रो फॉर्मेट? तो यार इसका मतलब ये होता है कि तुम जब भी क्वींस को प्लेस करोगे या किसी चीज़ को भी प्लेस करोगे तो तुम ऐसे करोगे कि हम क्या करते हैं, हम एक एक करके सारी रोज़ फिल करते हैं। यानी कि पहले हम ये चेक करते हैं फर्स्ट रो में कौन सा कॉलम हो, सेकंड रो में कौन सा कॉलम हो, थर्ड रो में कौन सा कॉलम हो। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं कहता हूँ रो फॉर्मेट। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें कौन सा रो भरना है, सेकंड कॉलम के अंदर कौन सा रो भरना है। हम दोनों को साथ साथ नहीं ले जा सकते। जैसा कि तुम्हें आउटपुट में मैंने बताया था कि हर एक पर्टिकुलर कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग हमें रो बताना है, तो हम कॉलम फॉर्मेट में काम करेंगे कि हम एक एक करके सारे कॉलम में चेक करते रहेंगे कि इस कॉलम में मैं क्वीन कौन से रो में प्लेस कर सकता हूँ, और अगर वहाँ पे वो प्लेस कर सकता हूँ तो वो मैं अपने आंसर में स्टोर कर दूंगा कि इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी रो क्या है। और जब मैं अगर लास्ट कॉलम तक पहुँच जाता हूँ, यानी कि 8th कॉलम तक पहुँच जाता हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मैं पीछे के सारे कॉलम भर चुका हूँ और 8th कॉलम को मैंने अगर भर दिया तो मेरा फाइनल आंसर हो गया है, मैं उसको स्टोर कर लूँगा। अगर मेरे को दिक्कत आती है, मैं लास्ट कॉलम में नहीं पहुँच पाता और मेरे को कोई भी रो नहीं मिलता, तो यानी कि वो मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर मैं रिकर्जन से पीछे जाऊँगा। जहाँ पे मैंने क्वीन को रखा था मैं उसको नल एंड वॉइड करके कोई नई जगह ढूंढूंगा कि कोई नए वेरिएशन के साथ मैं चेक करता हूँ कि क्या ये ऑप्शन मेरा फाइनल आंसर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये हम कोडिंग पार्ट में देखेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें जैसा कि करना है कि हर एक क्वीन को प्लेस करने के लिए, अगर मैं एक पर्टिकुलर कॉलम की बात करूं कि मैं फर्स्ट कॉलम में क्वीन को प्लेस करना चाहता हूं, तो मेरे पास
8 सिंपल ऑप्शंस होंगे, क्योंकि 8 मेरे पास रो है। हर एक रो के लिए मैं चेक कर लूँगा कि क्या यहाँ पे रखना मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं है। अगर वहाँ पे रखना मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं उसको वहाँ पे रखूँगा और मैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ जाऊँगा। ये मेरा जनरल रिकर्सिव फंक्शन होगा। बैक ट्रैक इसको कैसे करना है ये भी हम कोडिंग पार्ट में देखते हैं। तो आई गेस ओवरऑल तुम्हें आइडिया थोड़ा लग गया होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करनी है। हमें पहले ये कंडीशन बिल्ड करनी है, फिर उसके बाद हमें एक एक करके एक कॉलम में फिलिंग करते जाना, और लास्ट कॉलम तक जब भी पहुंच जाएंगे वो हमारा एक पर्टिकुलर आंसर को प्रिंट करवा देगा। सो इसके कोडिंग पार्ट के लिए ए और बी मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं। ए और बी रिप्रेजेंट करता है जो हमें गिवन पहले क्वीन की जो हमारे को कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम है। ए मेरा रो रिप्रेजेंट करता है, बी मेरा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। लाइन काउंटर वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन है। जैसे कि एक सेल के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमने सॉल्यूशन में देखा था कि इसके लिए ये चारों एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन वन सेल के लिए। तो अगर इसके लिए ये चारों एग्जिस्ट करते हैं तो कौन से वाले नंबर का सॉल्यूशन मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वो मेरा लाइन काउंटर बताएगा। मैंने एक वेक्टर बनाया है रो, जो कि बेसिकली मेरे को ये बताएगा कि इस कॉलम की रो क्या है, यानी कि पर्टिकुलर कॉलम का कौन से रोथ में मैंने अपनी क्वीन को प्लेस करा है वो मेरा ये रो वेक्टर बताएगा। मैंने टेस्ट केस के लिए जो टी मैंने डिफाइन कर रखा है एच डिफाइन में, ये मैंने टेस्ट केसेस के लिए बना रखा है। तो टेस्ट केसेस के इनपुट ये ले लेगा मेरा। फिर z मैंने इसलिए बना रखा है कि अगर मेरे मल्टीपल टेस्ट केस होंगे तो हर एक टेस्ट केस के बाद मेरे को एक लाइन अलग से प्रिंट करनी है, फिर अगला सॉल्यूशन प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मेरे को ये करना है, लेकिन जब लास्ट सॉल्यूशन होगा तो उसके बाद कोई भी ब्लैंक लाइन प्रिंट ना हो, इसके लिए मैंने इस z को ऐसे बना रखा है। इसको तुम कोड में बाद में देख लेना कि क्या लॉजिक है इसका। ये सिंपल लॉजिक है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैंने इनपुट ले लिया a और b। मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग पे काम कर रहा हूँ। 1 1 मेरे को दे रखी थी तो मैंने a माइनस माइनस और b माइनस माइनस कर दिया। रो को मैंने असाइन कर दिया कि 8 मेरे रो होंगे, यानी कि 8 मेरे कॉलम है। 8 कॉलम के लिए मेरे पास 8 रो होंगे और सबको इनिशियलाइज मैंने स्टार्टिंग में 0 से कर दिया है। लाइन काउंटर को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और जो मेरे को पहले से प्रिंट करवाना था हर एक सॉल्यूशन के लिए, ये 2 लाइन ये मैंने पहले से प्रिंट करवा दिया है। अपने मैंने बैक ट्रैक फंक्शन को कॉल कर दिया और उसमें 0 पास कर दिया। मैं बैक ट्रैक फंक्शन में पास क्या कर रहा हूँ, मैं हर बारी बैक ट्रैक फंक्शन में पास कर रहा हूँ कि मेरे को कौन से कॉलम के लिए अब आंसर फाइंड करना है। जीरो बेस इंडेक्सिंग में काम कर रहे हैं हम, तो 0th कॉलम के लिए हम आंसर फाइंड करेंगे। 0 से लेके 7th कॉलम तक हम आंसर देखते जाएंगे, और अगर मेरे पास सबके लिए आंसर मिल जाएगा तो हम वो सॉल्यूशन प्रिंट करवा देंगे। तो 0th कॉलम के लिए हम चेक करने स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बैक ट्रैक वॉइड नाम का फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने c मेरा रिप्रेजेंट करता है कि हम करंटली कौन से कॉलम पे काम कर रहे हैं। तो अगर कभी मेरा c इक्वल्स टू 8 हो जाता है, यानी कि c 7 से एक्सीड कर दिया, यानी कि 0 से 7 के लिए मैं आंसर फाइंड कर चुका हूँ, यानी कि मैं पूरा परफेक्ट आंसर अब स्टोर कर चुका हूँ। और रो ऑफ b इक्वल्स टू a, इस कंडीशन का मतलब समझो। मेरे को इनिशियली ए रो और bth कॉलम दे रखा था पहले क्वीन का, तो मैंने कहा कि अगर bth कॉलम में ath रो पे अगर मेरी क्वीन रखी हुई है और c इक्वल्स टू 8 है, यानी कि ये मेरे लिए फेवरेबल सॉल्यूशन है। मैंने इस फंक्शन में बेसिकली करा क्या है कि जितने भी सॉल्यूशन, जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें 8 क्वीन अच्छे से रखी जा सकती है ताकि कोई भी क्वीन दूसरे क्वीन को ना काटे, मैंने वो सारे जनरेट कर लिए। और उन जनरेटेड में से मैंने ये देख लिया कि जिस वाले फॉर्मेट में हमारा एक क्वीन ए रो और bth कॉलम में रखा हुआ है, वो वाला सॉल्यूशन अगर मेरे पास है तो मेरे को उसको क्या कराना है, मेरे को उसको प्रिंट करवाना है। तो मैंने उसको प्रिंट करवा दिया है यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ मैं लास्ट में दोबारा से डिस्कस करूँगा। मेन लॉजिक की तरफ चलते हैं कि अगर मेरा c इक्वल्स टू 0 होता, मैंने 0 से स्टार्टिंग करी थी, तो हम क्या करते r इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू 0 से लेके 8 तक, यानी कि 0 से लेके 7 तक जितने भी रो हैं हम सबके लिए टेस्ट करेंगे कि क्या हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं r रो और cth कॉलम में, क्या मैं अपनी क्वीन प्लेस कर सकता हूँ। प्लेस मैंने एक बूल फंक्शन बनाया जो कि मेरी कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में जो तुम्हें बताई थी कि क्या ये सेल मेरे लिए सेफ है या नहीं है, वो मेरे को प्लेस फंक्शन बताएगा। अगर ये प्लेस फंक्शन बूल ट्रू रिटर्न करता है कि हाँ मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, तो cth कॉलम में कौन सा रो भरेंगे हम, r भरेंगे, और बैक ट्रैक में अब अगले कॉलम के लिए
चेक करेंगे। तो पहले एक बारी प्लेस फंक्शन भी चेक कर लेते हैं कि प्लेस फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है हमारा। तो प्लेस फंक्शन के अंदर हमने रो और कॉलम भेज दिया कि कौन से रो और कौन से कॉलम में हम देखना चाहते हैं। तो हमें देखना है कि इस rth रो एंड cth कॉलम में हम अगर क्वीन रखेंगे तो क्या कोई क्वीन जो इससे पहले प्लेस्ड हो चुकी हैं वो इसको काट तो नहीं रही। तो मैंने एक सिंपल फॉर लूप लगाया prev इक्वल्स टू 0 से लेके prev लेस देन c, यानी कि इससे पहले जितने भी कॉलम्स आए हैं उन सभी कॉलम्स के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या कोई क्वीन इस वाली क्वीन को काट तो नहीं रही। तो मेरे को सबसे पहले क्या चेक करना है, रो ऑफ prev, यानी कि पिछले जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उन सब के जो रो हैं वो हमारे करंट रो के सेम तो नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टली तो मेरा कोई सेम नहीं है। और वर्टिकली मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक एक करके मैं कॉलम्स को फिलिंग कर रहा हूँ तो मेरा कॉलम तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा ही। तो इसलिए मैंने सिंपल ये चेक कर लिया पहले कि क्या मेरी रो तो सेम नहीं है। उसके बाद मैंने चेक करा डायगोनल के लिए, तो मैंने देखा कि क्या मेरी रो का डिफरेंस इन दो जो करंट सेल में मैं रख रहा हूँ और जो पिछले में मैंने रखे हुए थे, एक ही करके सारे क्वीन के लिए मैंने चेक कर लिया कि क्या मेरे रो का डिफरेंस इक्वल्स टू कॉलम का डिफरेंस तो नहीं है। अगर ये होगा तो यानी कि पीछे रखी हुई कोई भी क्वीन हमारी इस करंट क्वीन को डायगोनली बाइसेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए मैंने ये कंडीशन लगा दी। अगर मेरी ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स, वरना वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो हमने इस कॉलम के लिए ये वाली रो सेलेक्ट कर ली है और अब नेक्स्ट कॉलम के लिए हम चेक कर लेंगे। मान लो कोई कंडीशन ऐसी आती है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में, मान लो कॉलम इक्वल्स टू 5 था और उसके लिए मैं रो चेक कर रहा हूँ कि कौन से रो में मैं प्लेस कर सकता हूँ, और मैंने सारे रो के लिए चेक कर लिया 0 से लेके 7 और किसी में भी मेरा फंक्शन ट्रू रिटर्न नहीं करता, तो मेरे को कैसे आगे प्रोसीड करना होगा। तो यानी कि ये चीज़ मेरी कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो यानी कि ये फंक्शन वॉइड है, तो यानी कि ये दोबारा से पीछे जाएगा। यानी कि कॉलम इक्वल्स टू 5 के लिए मेरे को आंसर नहीं मिला तो कॉलम इक्वल्स टू 4 पे मैं दोबारा अपने कॉल पे जाऊंगा और मैंने जिस रो पे, यानी कि रो सी ऑफ आर, यहाँ पे मैंने जो ये आर सेलेक्ट करा था इसके लिए मैंने बैक ट्रैक करा था c+1 यानी कि 5 कॉल करा था। अब ये तो फेल हो गया, तो यानी कि अब ये वाला आर मेरा नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्यों नल एंड वॉइड हो जाएगा? क्योंकि फॉर लूप में हम जिस वाले आर के लिए ये आंसर प्लेस कर रहे थे उसके लिए मेरे को नहीं मिला, तो अब आर इंक्रीमेंट होगा। आर जैसे ही इंक्रीमेंट होगा और कोई इसको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि कोई दूसरे आर पे मेरा सेफ रहती है क्वीन, तो मैं नया आर रो ऑफ सी में डाल दूंगा। यानी कि जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने उसको फॉल्स करा था और उसको डिलीट करा था, वो चीज़ हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली ओवरराइट कर रहे हैं उस आंसर को, अपने उस सॉल्यूशन को अपने नए आर की वैल्यू से, हमने नए आर की वैल्यू से ओवरराइट कर दिया और फिर बैक ट्रैक करा दोबारा से c+1 यानी कि दोबारा से कॉलम 5 पे हमने बैक ट्रैक करा। अब आर दूसरा है हमारा, तो क्या पता हमारे को इसके रिलेशन में कोई आंसर अच्छा मिल जाए। तो यानी कि बैक ट्रैक का ये वाली चीज़ हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो रही है। और मान लो हमारा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया कि हम 7 तक पहुँच गए, किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते करते हमने देख लिया कि हम 7 तक पहुँच गए, तो हर एक कॉलम के लिए मेरे पास रो आ चुके हैं। जैसे ही मेरे पास सारे रो आ चुके हैं, c== 8 होगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये वाली कंडीशन है तो यानी कि फेवरेबल है। मैंने सी आउट क्या करा, सेट विड्थ 2, वो बेसिकली मैंने इसके लिए करा है कि 1 2 3 4, और जैसे अगर मान लो 10 आ जाए तो इसकी प्रेजेंटेशन एरर ना आ जाए, इस वजह से मैंने सेट विड्थ का यूज़ करा है। उसके बाद मैंने प्लस प्लस लाइन काउंटर कर दिया कि नहीं, लाइन काउंटर मेरा क्या बता रहा था, कितने सॉल्यूशन मैं अब तक प्रिंट करवा चुका हूँ। तो जितने भी मैं प्रिंट करवा चुका हूँ उसको 1 से इंक्रीमेंट करके यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। स्पेस दिया हमने, रो 0+1, हमने 0 बेस इंडेक्सिंग सब में सेव करा है तो +1 हम करवाएंगे, यानी कि 0th कॉलम के लिए कौन सी रो होगी वो प्रिंट होगा। फिर 1 से लेके <8 तक के लिए सारे कॉलम की जो रो होगी वो मेरा सॉल्यूशन प्रिंट करा देगा, एंड एल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये वाला रिकर्सिव फंक्शन एंड हो जाएगा। जैसे ही ये रिकर्सिव फंक्शन हमारा एंड होता है वैसे ही फंक्शन दोबारा से पीछे जाएगा। यानी कि एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए हमें एक पर्टिकुलर आंसर मिल गया, अब बैक ट्रैक दोबारा से पीछे होगा
फिर से हम यहाँ पे आएंगे। अब ये वाला जो आर के लिए हमने आंसर कॉल करा था वो चीज़ तो हमें मिल गई, लेकिन हम ये चेक करेंगे क्या कोई दूसरा आर है जिसपे हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है। तो कोई दूसरा आर ट्राई करके हम दोबारा से बैक ट्रैक कॉल करेंगे। अगर कोई दूसरा आंसर भी होगा तो वो भी हमारे को मिल जाएगा। जैसा अगर तुम आउटपुट की तरफ ध्यान से देखोगे तो ये जो थर्ड और फोर्थ आउटपुट है उसका पहला रो पहले कॉलम का दोनों का सेम है। इनफैक्ट इन चारों का सेम है, वो तो होगा क्योंकि गिवन कंडीशन ये थी। अगला अगर हम देखेंगे तो दोनों में 7 7 है, यानी कि दूसरा रो भी इन दोनों का सेम है। जब तीसरा हम देखेंगे तब यहाँ पे डिफरेंस आता है। एक के में 4 के लिए मेरे को ये पूरा आंसर मिल गया। अब मैंने ये आंसर पूरा प्रिंट करवा दिया। अब मैंने ये आंसर पूरा प्रिंट करवाने के बाद मेरा फंक्शन दोबारा से पीछे जाएगा। मैंने 4 के लिए चेक करा था, यहाँ पे जब r जैसे इक्वल्स टू 5 होगा ये 5 के लिए चेक करेगा, और 5 के लिए भी कोइंसिडेंटली मेरा आंसर एग्जिस्ट करता था, और इसने 5 के लिए भी एक यूनिक आंसर मेरा प्रिंट करवा के दे दिया। इस चीज़ को ही बेसिकली बैक ट्रैक कहते हैं कि 4 वाले पॉइंट से हमने आंसर प्रिंट करवाया, फिर हम पीछे गए, अब हमने 4 को लीव करके दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करा और उससे भी हमें आंसर मिल गया, तो हमने उसको भी प्रिंट करवा दिया। तो बैक ट्रैक इसमें कैसे यूज़ हो रहा है और कितना सिंपल था ये चीज़, बस इसको ग्रैस्प करने की ज़रूरत है कि तुम्हें आंसर ये जितने भी ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर कैसे करने हैं। एक ऑप्शन को तुमने एक्सप्लोर कर दिया तो जब दोबारा तुम एक्सप्लोर करोगे तो उस ऑप्शन को नल एंड वॉइड करना है, यानी कि उस ऑप्शन को आप कंसीडर ना करके कोई और ऑप्शन अगर है तो उसको कंसीडर करके आगे कैसे बढ़ना है, वही चीज़ तुम्हें सीखनी है। पूरे बैक ट्रैकिंग की स्किल मेन वही है, उसको अगर सीख लोगे तो ये बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम बहुत ईजी लगेंगे। तो हमने जैसे ये चीज़ कर ली हमारा फंक्शन बिल्कुल अच्छे से काम करने लग गया और जितने भी सॉल्यूशन थे हमारे वो अच्छे से प्रिंट हो गए। आई गेस तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। इसके एक और वेरिएशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, और कुछ प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें एज एन होमवर्क कह सकते हो वो ट्राई करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा, जो एन क्वीन के शायद और वेरिएशन होंगे, या फिर तुम्हें अगर कोई और इंटरेस्टिंग वेरिएशन मिले तो तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो उसको क्या पता मैं वीडियो में भी कन्वर्ट कर दूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।